गुड मॉर्निंग। ये बताओ, स्कूल में एक्सरेज पढ़ाया गया है क्या? कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम यस सर। पढ़ाया गया? तो ठीक मेरे सेक्शन में पढ़ाया गया। ठीक है। बस मैं वही देख रहा था कि वो है कि नहीं। जल्दी पता नहीं, क्लास ले रहे थे, स्टार्ट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे, बेसिक न्यूमेरिकल किए थे हमने, ठीक है। और हमने ये बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन का एक कर्व पढ़ाया था, और हमने बाइंडिंग एनर्जी मास इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई इसे कहते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी और मास इफेक्ट, ठीक है। और कुछ हमने बेसिक से न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल है वो हमने करवाए थे, ठीक है। अभी हमने मैं आपको बस फॉर्मूला लगाना सिखाया, कोई बहुत अच्छे सवाल नहीं है ये, ठीक है, बेसिक से सवाल है। तो ये हमने अभी तो आपको कंप्लीट कराए। अब आगे देखते हैं ज़रा, पहले थोड़ा, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे फिर आ जाएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमको यहाँ पे समझना है वो पार्ट है हमारा रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी एकदम इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। सो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब जो सवाल आएगा ना न्यूक्लियाई में, उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रेडियो एक्टिविटी से आए, क्योंकि ये एक मेजर टॉपिक है इस न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर, ठीक है। बाकी जो दूसरा मेजर टॉपिक है वो बाइंडिंग एनर्जी वाला है, उससे भी आ सकता है। बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर, कूलेंट वाले पार्ट से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। वो हम देखेंगे धीरे धीरे करके। पहले तो ज़रा हम पढ़ लें कि ये क्या पार्ट है, क्या हमसे क्या रखा है, कैसे हमें समझना है। सो व्हाट एग्जैक्टली द रेडियो एक्टिविटी इज? रेडियो एक्टिविटी है क्या, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो पहले तो रेडियो एक्टिविटी की एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए जरा क्या है रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन। इसने यहाँ पे ये कहा कि तो सबसे पहले इसने कहा द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ highly penetrating radiations such as alpha, beta and gamma rays by an element is called radioactivity. रेडियो एक्टिविटी ने कहा कि क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होंगे, ठीक है, जो कि आप मान के चलिए कि हाइयर मास नंबर वाले लोग हैं, ठीक है। ये जो रेडियो जैसे यूरेनियम है, हम लोग को पता ही है। तो ये जो तुम्हारे पास हाई मास नंबर वाले जो सब्सटेंस हैं वो कुछ रेडिएशंस देंगे, और वो रेडिएशन तुम्हारे पास अल्फा, बीटा और गामा के फॉर्म में आएगी, ठीक। इन्होंने कहा इस पर्टिकुलर जो है प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। वो सभी सब्सटेंसेस जो ऐसी रेडिएशंस को एमिट किया करते हैं उनका नाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। इन्होंने कहा कि ठीक सर, बढ़िया। तो इन्होंने कहा कि अब कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा अननेचुरली अकरिंग, ठीक है। इसमें सिंपल सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, मतलब आप बड़े आराम से समझ पाओगे। अननेचुरली अकरिंग हैवी न्यूक्लियस, naturally occurring heavy nucleus, ठीक, is unstable। एक नेचुरली अकर करने वाला तुम्हारे पास हैवी न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। ये हैवी न्यूक्लियस से क्या मतलब है? हैवी न्यूक्लियस का मतलब है कि हाई तुम्हारे पास मास नंबर रखने वाले, है ना, 202, 204, 224 ऐसे मास नंबर रखने वाले लोग हैं, वो तुम्हारे पास हाईली अनस्टेबल हैं। इन्होंने कहा इट स्पॉन्टेनियसली एमिट्स, it spontaneously emits, take a particle with the stimulus with the stimulus as with the stimulus of an outside agency, ठीक। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल तुम्हारे पास जो है
एमिट करेंगे रेडिएशंस को, ठीक। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ डिफरेंट न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि जब ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप से जब कुछ निकालेगा, अल्फा बीटा गामा रेस निकालेगा, तो वो तुम्हारे पास डीके होगा। अब ये नहीं कि वो गायब ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे पास कुछ रेस निकालने के बाद आपको अपने आप को तुम्हारे पास किसी और डिफरेंट न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म करेगा। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सच अ न्यूक्लियस, इन्होंने कहा कि सच अ न्यूक्लियस will be radioactive will be radioactive such a nucleus will be radioactive, ठीक है। and the process is called radioactive decay and process is radioactive decay, ठीक है। अभी समझिएगा, 15-20 मिनट बाद समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। अभी तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मैंने अभी ये इतना बताया कि ये तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा रेस देंगे और खुद को जो है डिफरेंट न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर लेंगे। आप ये कह सकते हो कि मोर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सच अ न्यूक्लियस विल बी रेडियो एक्टिव एंड द प्रोसेस ये जो है वो रेडियो एक्टिव डीके कहलाएगा। इन्होंने कहा कि ठीक है। इन्होंने कहा कि एक पॉइंट है इसके बारे में कि डीके कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है। डीके तुम्हारे पास कैन नॉट बी तुम्हारे पास स्टॉप्ड, इट कैन नॉट बी तुम्हारे पास स्टार्ट, इट कैन नॉट बी तुम्हारे पास एक्सेलरेट, और इट कैन नॉट बी तुम्हारे पास रिटार्डेट। ना तो इसको स्टार्ट किया जा सकता है, ना तो इसको तुम्हारे पास स्टॉप किया जा सकता है, ना तो इसको हम इसको होने इसके डीके होने की को एक्सेलरेट कर सकते हैं, ना तो इसे बढ़ा सकते हैं, और ना ही हम इसे रिटार्डेट कर सकते हैं। इन्होंने कहा क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा ये हम इसे कह रहे हैं कि बाय चेंजिंग, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बाय चेंज, जैसे हम लोग केमिकल और फिजिकल कंडीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो फिजिकल कंडीशन चेंज करने का क्या मतलब है, केमिकल कंडीशन चेंज करने का। फिजिकल कंडीशन का मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर रॉड है, ठीक है। वो रॉड का जो डायमीटर है, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है, वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और हमको उसे किसी जगह पे फिट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। फिजिकली हम उसे डिफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। केमिकली हम उसे तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस मिला देंगे, तो उससे तुम्हारे पास कुछ रिएक्शन होगी, वो चेंज हो जाएगा। तो इसने कहा कि चाहे आप केमिकल कंडीशंस को चेंज कर लीजिए, ठीक है, और चाहे आप तुम्हारे पास फिजिकल कंडीशंस को चेंज कर लीजिए। फिजिकल कंडीशंस में और क्या क्या आ सकता है, जैसे अब बात यहाँ पे सब्सटेंस की है, तो यहाँ पे आ सकता है कि तुम्हारे पास प्रेशर हम लोग कुछ चेंज कर दें, ठीक है, और हम लोग तुम्हारे कुछ टेम्परेचर चेंज कर दें। तो इन्होंने कहा कि आप चाहे फिजिकल केमिकल कंडीशन कुछ भी कर लीजिए, आप ना तो स्टॉप करवा पाओगे, आप ना तो स्टार्ट करवा पाओगे, आप ना तो एक्सेलरेट करवा पाओगे, ना तो आप रिटार्डेट करवाओगे। इसका मतलब है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। जब एक समय आएगा, ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट तुम्हारे पास आकर के खुद को अल्फा बीटा गामा तुम्हारे पास रेज में अपने आप को तुम्हारे पास तोड़ने लग जाएगा और खुद को डिफरेंट न्यूक्लियस, मतलब कि तुम्हारे पास मोर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। अब इन्होंने कहा ये तो हुआ रेडियो एक्टिविटी का मतलब, कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब है और ऐसे ऐसे रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया गया, ठीक। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ बैक्वेरल रेडिएशंस। अब ये बैक्वेरल कौन है अभी पता लगेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। बैक्वेरल तुम्हारे पास जो है रेडिएशंस, ठीक। इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ बैक्वेरल रेडिएशंस। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, है ना। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वही सिंपल सी बात है, क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ निकाला, ठीक है, जिसका इन्होंने सेटअप दिया है यहाँ पे हमको, ये रहा सेटअप, ठीक है। अब ये सेटअप हमको सिर्फ देखने और समझने के लिए काम आएगा, बाकी एग्जाम वगैरह में ये सब नहीं आता कि बैठ के बनाओ, ये सब नहीं आता, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्होंने रेडियम को लिया, ठीक है, एज तुम्हारे पास जो है रेडियो एक्टिव सोर्स इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे। फिर उन्होंने इसको लेड ब्लॉक पे रखा, ठीक है। लेड ब्लॉक पे इसलिए रखा ताकि हम यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट कर पाएँ, और एक छोटा सा होल क्रिएट करने के बाद इसको हम बीम के फॉर्म पे लेकर के आ पाएँ।
किस फॉर्म में लेकर के आ पाए, बीम के फॉर्म पे लेकर के आए। फिर हमने इसको तुम्हारे पास एक जो है प्लेन से तुम्हारे पास गुजारा, प्लेन से गुजारने के बाद हमने छोटा सा एक होल कर दिया, उस छोटे से होल से तुम्हारे पास ये निकल करके आया और आगे की तरफ तुम्हारे पास ये बढ़ा, ठीक। फिर तुम्हारे पास ये आगे की तरफ आने लग गया। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास एक ये प्लेट लगी हुई है, तुम्हारे पास ये प्लेट तुम्हारे पास 2, और एक तुम्हारे पास ये प्लेट लगी हुई है, ये तुम्हारे पास प्लेट नंबर 1। प्लेट नंबर 1 को नेगेटिवली चार्ज किया, प्लेट नंबर 2 को पॉजिटिवली चार्ज किया। तो इस वजह से एज अ रिजल्ट इसके और इसके बीच में तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास पैदा हो गई, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, ठीक है। अब हमको यार ये तो पता ही है, ये तो कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं पड़ी रही सब चीज़ें भी, ठीक, कि भाई अगर आप ये वाली प्लेट को जो है ऐसे यहाँ पे आप पॉजिटिव प्लेट कर देंगे, ये वाली प्लेट को नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, और नीचे यहाँ पे कोई एक बॉक्स रखेंगे, इस बॉक्स से आप रेज निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है रेस तुम्हारे पास कुछ इधर की तरफ आ जाएंगी, कुछ रेस तुम्हारे पास इधर की तरफ आ जाएंगी, और कुछ रेस तुम्हारे पास क्या होगा, कुछ रेस तुम्हारे पास जो है सीधे निकल जाएंगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो रेस इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रही होंगी ये खुद कैसी होंगी, ये नेगेटिव होगी। जो प्लेट इस नेगेटिव की तरफ आ रही होंगी ये खुद कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। जो प्लेट तुम्हारे पास सीधे निकल जा रही होंगी वो कैसी होंगी, वो तुम्हारे पास न्यूट्रल होंगी। तो इन्होंने क्या पता चला इनको कि जो तुम्हारे पास रेस क्या नाम है नेगेटिव प्लेट की तरफ भागी हैं, ठीक है, वो तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज रेस हैं। इन्होंने कहा इनको कहा गया है तुम्हारे पास क्या, अल्फा रेस, ठीक। अच्छा, अल्फा रेस या फिर तुम्हारे पास जो है अल्फा तुम्हारे पास पार्टिकल्स, दोनों ही आप कह सकते हो। अलग अलग बुक में ऐसा ऐसा बोलते हैं कि अल्फा बीटा गामा रेस बोल देते हैं, कुछ में बोलते हैं अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेस बोल देते हैं। हालांकि एप्लीकेबल सभी में है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हो उसको, ठीक। और ये जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारे पास बीटा तुम्हारे पास रेस कहलाएंगी, या फिर तुम्हारे पास ये बीटा तुम्हारे पास जो है पार्टिकल्स कहलाएंगी, ठीक है। ये न्यूट्रल तुम्हारे पास है, ये न्यूट्रल तुम्हारे पास कौन सी होंगी, ये हो जाएंगी तुम्हारे पास गामा रेस, ठीक है। गामा के साथ पार्टिकल नहीं लगता, गामा के साथ गामा पार्टिकल नहीं लगता, अल्फा पार्टिकल लगता है, अल्फा रे लगता है, बीटा पार्टिकल लगता है, बीटा रे निकल लगता है। गामा के साथ पार्टिकल नहीं लगता, गामा के साथ रे लगता है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जब इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल से तुम्हारे पास निकल रही थी तुम्हारे पास रेस, तो हमने उसको दो प्लेट्स के बीच में लेकर के आए। ऐसा क्यों लेकर के आया, ऐसा हम इसलिए लेकर के आए क्योंकि हम नेचर जानना चाहते थे कि भाई रे तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज है या फिर रे तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है इसके पास, ठीक है। तो इसने इस तरीके से यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे बीटा रेज अल्फा रेज इस तरीके से निकल के आई। इन्होंने कहा ये चीज़ हम लोगों ने एक और तरीके से निकाली, इन्होंने कहा कैसे, इन्होंने कहा देखो ऐसे निकाल दिया, ठीक है। पर ये डायग्राम अभी आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल जाता है वेलोसिटी v से तो उसके साथ क्या होता है। आने वाले में समय में हम आपको पढ़ाएंगे, उसके साथ होता है क्यू वी वी, तुम्हारे पास साइन थीटा का एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, फिर हम आपको लॉरेंस फोर्स के बारे में समझाएंगे, ठीक है। पर अभी तो वो नहीं है यहाँ पर, अभी तो नहीं है ना, तो अभी नहीं है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट को मैग्नेटिक फील्ड जब मैं पढ़ाऊंगा उसी वक्त ये तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव का डायग्राम बीच में डाल दूंगा, ठीक है। और उसी वक्त समझ लेना कि ये तुम्हारे पास कैसे जाता है, ठीक है। अभी समझ आने वाला नहीं है चीज़, ठीक। तो ऐसा समझो कि अगर हम दो प्लेट्स तुम्हारे पास लेकर के आए हैं और उस दो प्लेट्स में तुम्हारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल को अंदर रख करके उसकी जो कॉलिमेटेड तुम्हारे पास बीम है उसमें से हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी रेस किधर किधर गई हैं, तो कुछ आपको ऐसे पता लगेगा, बीटा रेस इधर गई हैं, अल्फा रेस इधर गई हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास जो है गामा रेस तुम्हारे पास इधर, ठीक है। आई बात समझ में। तो इन्होंने साफ साफ लिखा भी है यहाँ पे जो मैंने आपको बात समझाई, गामा रेज कैरीज नो चार्ज, अल्फा रेज आर दी पॉजिटिवली चार्ज एंड द बीटा रेज आर योर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से तुम्हारे पास ये रेज आती है। सभी लोग को बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है तुम्हारे पास एक लॉ आता है, हालांकि उस लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस लॉ को तो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। अब ये जो पर्टिकुलर तुम्हारे पास बॉक्स मैं आपको दिया हूँ, ये बॉक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कुछ सवाल बनेंगे, ठीक है।
और ये बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं बन पाएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल इस प्रॉपर्टीज में क्या ही बनेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, है ना, कंपैरिजन तुमसे पूछ ले, तो ऐसा वो तुमसे पूछ सकता है कि भाई बताओ इनके बारे में, तो आपको बताने का रहेगा। अब देखिए जरा, सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे पास यहाँ की अल्फा बीटा गामा, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट, व्हाट आर दे, ये हैं कौन। अल्फा रे ने कहा कि भैया हम तो हीलियम न्यूक्लियस हैं, मतलब हमको जब भी आज के बाद डिनोट किया जाए तो हमको डिनोट किया जाए तुम्हारे पास 2, तुम्हारे पास He4 से डिनोट किया जाए आज के बाद, ठीक है, हमको और किसी से नहीं दिखाई जाए। कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स हैं तुम्हारे पास और 2 तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स है, 4 में से 2 गया, बचे 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बीटा रेज ने कहा हम कौन है। बीटा रेज को बताया गया कि आप लोग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और आपको आज के बाद जब भी हम लोग इंडिकेट करेंगे तो ई तुम्हारे पास -1 और तुम्हारे पास 0 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये आपको पता ही है। गामा रे से पूछा गया हम कौन है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन। अभी आप फोटॉन के बारे में कुछ जानते नहीं, ठीक है, अभी आप फोटॉन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, मतलब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो बात अलग है, लेकिन फिजिक्स में अभी आप नहीं जानते हो, जो कि मैं डुअल नेचर रेडिएशन में आपको समझाऊंगा पूरी फोटॉन की कहानी, ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्वांटा क्या होता है, पैकेट क्या होता है, एनर्जी पैकेट क्या होता है, ठीक है, वो सब वहाँ पे आएगा। तो गामा रेज कौन है, गामा रेज वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बहुत सिंपल सी बात समझना चाहो तो आप ऐसे समझो कि भाई जो अपन इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ठीक है, एक्स रेज, ये सब जो हम लोग पढ़े हैं ना, ये सब तुम्हारे पास एक स्पेक्ट्रम में आते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, हालांकि मैं अभी चैप्टर ही पूरा पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी अगर आपको नहीं बहुत आइडिया रहता है तो आप ऐसा समझना कि तुम लोग बचपन में पढ़ के आए ना विजिबल रेज के बारे में, अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, है ना, और ये इंफ्रारेड के बारे में, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि तुम्हारे पास अपने पास फोटॉन्स कंसिस्ट करती हैं। फोटॉन्स की एनर्जी होती है तुम्हारे पास H × अभी मैंने बताया था ना जब हम लोग एटम पढ़ रहे थे कि जब तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से तुम्हारे पास नीचे की तरफ कूद के आएगा यहाँ की तरफ, तो ये तुम्हारे पास एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ तुम्हारे पास रेडिएशन, ठीक। जब तुम्हारे पास वो नीचे से तुम्हारे पास जाएगा, तुम्हारे पास ऊपर की तरफ जाएगा, तो वह एनर्जी तुम्हारे पास खाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो एग्जैक्टली खाएगा क्या और देगा क्या, फोटॉन खाएगा फोटॉन देगा, ये वाली बात थी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको वहाँ पे बताया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया इसने, नेक्स्ट पॉइंट इसने बताया है चार्ज के बारे में। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चार्ज ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल +2e होगा, ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं, ठीक है। और मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स द मास ऑफ द तुम्हारे पास प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ द तुम्हारे पास प्रोटॉन होता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बीटा रेस, चार्ज ऑफ ईच बीटा पार्टिकल -e होगा। न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है तुम्हारे पास गामा रे, चार्ज ऑफ ईच गामा पार्टिकल 0 होगा। अब देखो फिर भाई बात, ये न्यूट्रल पार्टिकल लिख दिया, जबकि मैंने अभी आपको कहा था पार्टिकल नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कई सारी बुक्स पार्टिकल लिख देती हैं, कई सारी नहीं लिखती है, मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या लिखना। आप अल्फा को रे भी लिख देना, पार्टिकल लिख देना चलेगा, बीटा को रे भी लिख देना, पार्टिकल लिख देना चलेगा, गामा को रे लिखना, ठीक है। मोस्टली उसको रे ही बोल जाता है, बट क्योंकि वो फोटॉन कंसिस्ट करते हैं तो हम उसे न्यूट्रल पार्टिकल बोल भी देते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं, उसको बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई इनके बारे में ये बात। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास आयनाइजेशन, वेरी लेस आयनाइजेशन पावर, कंपैरेटिवली लो, 100 टाइम ग्रेटर देन बीटा रेस, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, ठीक। नेक्स्ट आ जाए तो आपका पेनिट्रेटिंग पावर। अब इन्होंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ही, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल से पार कर जाना, ठीक है, किसी भी मटेरियल से पार कर जाना। तो इसने कहा कि थिक पेपर के द्वारा रोक दिया जाता है अल्फा पार्टिकल को। इन्होंने कहा कि अगर जैसे इसके बारे में मैं कुछ कहूँ तो ये तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हार्डली पास थ्रू 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर थिक अल्मोनियम फॉइल, हाँ, ठीक है, हार्डली पास थ्रू 0.1 सेंटीमीटर थिक अल्मोनियम तुम्हारे पास फॉइल। ये बहुत ही लो पेनिट्रेटिंग पावर है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर तुम्हारे पास अच्छी रहती है तुम्हारे पास अल्फा रेस से, अल्फा पार्टिकल से। दे कैन पेनिट्रेट टू अ थिन मेटल फॉइल। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास 5 mm, इन्होंने कहा कि 5 mm तुम्हारे पास थिक अल्मोनियम शीट को तुम्हारे पास ये बात कर सकते हैं, ठीक है।
और इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं, बीटा रेस से भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कहा ये लोग जो है 30 सेंटीमीटर का लोहे का पीस अगर होगा तो उसको भी तुम्हारे पास ये पेनिट्रेट करके निकल जाएंगे। कौन सी? गामा रेस तुम्हारे पास निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जो है पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में है। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने कहा डिफ्लेक्टेड बाय बोथ द फील्ड्स। अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं बताया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया है। दोनों ही फील्ड के द्वारा इसको डिफ्लेक्ट किया जाएगा इन अकॉर्डिंग विद द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने मेरे ख्याल से क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा, जो कि अपन मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा करते हैं, फ्लेमिंग के रूल पढ़ते हैं, है ना, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और सेम तरीके से ये भी तुम्हारे पास बोथ फील्ड्स के द्वारा डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, बट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अपोजिट दैट ऑफ द अल्फा रेस, वो तो पता ही है। अगर तुम्हारा नेचर ही अलग है अल्फा रेस का तो तुम उसके साथ तो जाओगे नहीं, उससे अलग ही जाओगे। ठीक, एंड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तुम न्यूट्रल हो, तुम न्यूट्रल हो, तुम्हें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हिला सकती है और ना ही तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड हिला सकती है। ठीक, जो लास्ट पॉइंट है वो ये, हाँ लास्ट पॉइंट जरूर आ सकता है, आपसे एक्सट्रैक्शन रीजन में उठा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए हैं। हाँ बेटा। सर जब गामा रेस की पेनेट्रेटिंग पावर इतनी हाई है तो सर इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है लैब्स में? कंट्रोल एग्जैक्टली होता नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी तुम्हारे पास डीके हो रहा है गामा रेज वगैरह का, ठीक है, वो तुम्हारे पास कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ही लेस एक्सटेंट है जिसपे उसको कंट्रोल करते हैं, वो भी तुम्हारे पास मैन मेड तरीके से। ठीक है, अब मैन मेड तरीके से कोई ना कोई जरूर फिनोमिना लेंगे जिसमें गामा रेज को कंट्रोल किया जाएगा, वैसे ये कंट्रोलेबल नहीं रहती। ठीक है, अच्छा, तो बात मैं यहाँ पे ये कर रहा था, अब जैसे ये देख लीजिए, देयर स्पीड रेंजेस फ्रॉम 1/10, ये तुम्हारे पास 1/10 से लेकर के 1/20 ऑफ तुम्हारे पास स्पीड ऑफ लाइट पे है। इनको देख लो, ये तुम्हारे पास 9/10 ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट पे, इनको देख लो, तो स्पीड ऑफ द लाइट पे ही चले जा रहे हैं, स्पीड ऑफ द लाइट पे चले जा रहे हैं। बताओ, इतनी ज़्यादा इनकी स्पीड है, जबकि ये पर्टिकुलर स्पीड जो है, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, वो तो यही कह रहा था कि भाई इतनी स्पीड अगर दे दो तो बहुत बढ़िया, टाइम ट्रेवल भी हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी स्पीड कहाँ से लेकर के आ जाएंगे? ठीक, तो अब इन्होंने कहा कि अब गामा रेस को क्या करेंगे टाइम ट्रेवल करवा करके, इंसान जाए तो जाए। ठीक, इंसान जाए। अभी एक वो आई है, मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उस बात को। ठीक है, कि एक आई है मूवी मेरे ख्याल से JL50 करके, राइट। सो अगर आपको कभी टाइम मिले, ठीक है, तो मतलब पहले भी आ चुकी है, मैंने अभी देखी, मैं थोड़ा लेट देखता हूँ मूवीज़ को। ठीक है, तो आप देखना ज़रा, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ठीक है, स्पेस और टाइम का साई-फाई मूवी है, तो उसमें टाइम ट्रैवल के बारे में बताया गया है, जो उसमें वो पर्टिकुलर बता रहा है कि भाई स्पीड ऑफ द लाइट से अगर चलते तो हम पास्ट से फ्यूचर जा सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द प्रेजेंट। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ सकती है। ठीक, अब गामा रेस का स्पीड ऑफ द लाइट से चलना है तो हमारे लिए कोई वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस तो नहीं रहेगा अगर टाइम ट्रैवल की बात है। हालांकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अल्फा बीटा गामा रेस की हैं। हो सकता है कि आपसे बहुत सिंपल सा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना चाहें, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें आपसे चार्ज के बारे में, पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन के बारे में, स्पीड के बारे में, उनके बारे में पूछ लें, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है समझाने के लिए? नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले आता है अल्फा टीके। अल्फा टीके, अब समझिएगा जरा, ये इजी पार्ट है एकदम, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। अल्फा डी के एग्जैक्टली क्या है? इन्होंने कहा कि इट इज अ प्रोसेस, इन्होंने कहा कि इट इज अ प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू न्यूक्लियस, transform into a new nucleus by emitting an alpha particle, by emitting an alpha particle। क्या बोला इसने? इसने कहा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल, पहली बात तो अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब समझिए, जो हाइयर मास नंबर वाले लोग हैं, हाइयर मास नंबर वाले मतलब कि 200 के ऊपर वाले लोग, ये तुम्हारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस की कैटेगरी में आते हैं, और इन्हीं के बाद आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे।
जैसे यूरेनियम को देख लो, ठीक है, 92U238, ठीक है, दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू न्यूक्लियस बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा डीके ने खुद को ऐसे एक्सप्लेन किया है, तुम्हारे पास अल्फा डीके ने अपने खुद को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि जो तुम्हारे पास अगर से मैं लिखूं, मैंने कहा इसको लिखें x, इसको लिखा z, इसको लिखा a, ठीक है, और ये तुम्हारे पास हो गया है y, ये हो गया है a-4, ठीक है, और ये हो गया है z-2, ये हो गया तुम्हारे पास 2, तुम्हारे पास He4, और ये हो गया है तुम्हारे पास q, ठीक। अब देखिएगा जरा क्या है ये। अब इन्होंने कहा कि देखिए सर ये क्या है, इनका नाम है, इनका नाम है पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है तुम्हारे पास पेरेंट न्यूक्लियस। इनका क्या नाम है, इनका नाम है तुम्हारे पास जो है डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये सन न्यूक्लियस क्यों नहीं है ये नहीं कह सकते, डॉटर न्यूक्लियस इसने लिखा है, ठीक है। ये तुम्हारे पास जो है ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी मतलब कि तुम्हारे पास ये एनर्जी रिलीज हुई जब ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है ये अपने आप ये जब अल्फा पार्टिकल निकाला होगा, ठीक है, तो निकाल करके खुद को किसी और पर्टिकुलर एलिमेंट में जा करके इसने कन्वर्ट कर लिया, देन 2He4, और देन तुम्हारे पास ये आ गया। उन्होंने कहा अच्छा, अगर बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की, तो m ऑफ दी x माइनस तुम्हारे पास m ऑफ दी y प्लस m ऑफ दी तुम्हारे पास 2He तुम्हारे पास 4, ठीक है, इनटू तुम्हारे पास कितना, इनटू तुम्हारे पास 6 का। इन्होंने कहा ये क्या चीज़ है। इन्होंने कहा कि देखिए अल्फा डीके में क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियस मतलब कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है जिसका मास नंबर 200 से काफ़ी अधिक है, और अगर वो खुद को डीके कर रहा है, ठीक है, अगर वो खुद को तुम्हारे पास डीके कर रहा है, तो डीके करेगा जब तो एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकल रही है, और तुम्हारे पास डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पे निकल रहा है, आ रहा है। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर हमने एग्जाम्पल के तौर में आपको देते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले हमने इसका एग्जाम्पल लिया, तुम्हारे पास यहाँ पे 92U हमारे पास 238, ठीक है, ये तुम्हारे पास केस में गया है 90, तुम्हारे पास TH थोरियम, तुम्हारे पास कितना 234 प्लस तुम्हारे पास 2, तुम्हारे पास He4 प्लस तुम्हारे पास Q। इसका मतलब है कि जब यूरेनियम तुम्हारे पास क्या नाम है डीके किया होगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिट किया होगा, तो अल्फा पार्टिकल एमिट करने पे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर इस बात को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, ठीक है, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको पता लगेगा कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय, ठीक है। क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन को याद करना है क्या, नहीं याद क्या करना है, तुम्हें इतना समझो ना कि भाई ZXA जो तुम्हारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है उससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर की तो बैलेंसिंग होगी होगी, क्यू से तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मास नंबर 4 से घटेगा और एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, ठीक है, क्योंकि 2He4 करके अल्फा पार्टिकल निकला है। तो इन्होंने कहा कि ये शख्स जो है, ये शख्स तुम्हारे पास एज अ पेरेंट न्यूक्लियस की तरह बिहेव करेगा, ये शख्स तुम्हारे पास जो है डॉटर की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है, ये शख्स जो है तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल है, और बाकी का जो तुम्हारे पास है वो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है। तो इन्होंने कहा कि ये तो एक अल्फा पार्टिकल निकला है ना, और ये तो एक डीके हुआ, और डीके पॉसिबल है, हाँ और डीके पॉसिबल है, अब थोरियम भी डीके कर सकता है आगे आने वाले समय में, और जो लोग आएंगे वो भी डीके कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये क्या याद करना पड़ेगा, हाँ ये याद करना पड़ेगा 92, तुम्हारे पास 90 मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको एक लिस्ट मैं अभी दूंगा, उन्हीं पर्टिकुलर लोगों की लिस्ट को आप याद कर लेंगे, ठीक है, जो कि इसमें आने वाले हैं। उन्होंने कहा अच्छा और एग्जाम्पल, हमने कहा और एग्जाम्पल भी है। इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 84 तुम्हारे पास PO, और ये तुम्हारे पास 208 तुम्हारे पास पोलोनियम, ठीक है, ये तुम्हारे पास 82 तुम्हारे पास PB दैट इज फ्लैट, और ये तुम्हारे पास कितना 2 तुम्हारे पास He4 और तुम्हारे पास Q, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हर वो पेरेंट न्यूक्लियस अपने आप को
जब तुम्हारे पास कन्वर्ट कर रहा है, मतलब इस तरीके से रिएक्शन जब हो रही है, तो इसमें अपने आप को वो लोअर तुम्हारे पास मास नंबर पे लेकर के आया। ठीक है, लोअर मास नंबर पे इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डीके, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डीके तुम्हारे पास मेनली वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे हायर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने कहा क्या मतलब है इस बात का? इन्होंने कहा कि देखो समझाते हैं। इन्होंने कहा कि कुछ पॉइंट पहले लिखते हैं इसके बारे में, अल्फा डीके के बारे में कुछ जनरल पॉइंट आपसे बताते हैं। ठीक है, तो पहला जनरल पॉइंट को समझिएगा आप जरा। इन्होंने सर ये कहा, जो डॉटर न्यूक्लियाई वाला एटम हमें मिला है, मतलब नया एलिमेंट मिला है, वो हमें याद करना पड़ेगा हाँ हाँ हाँ, या याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तुम्हें याद वो करना पूरा पड़ेगा। याद करना पड़ेगा? अरे अभी इतने हम सारे बताएंगे, कोई भी अभी हम बताएंगे भैया, अभी हम बताएंगे तुम्हें। 48 याद करने पड़ेंगे टोटल मिला करके, वो बताएंगे अभी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये तुम्हारे पास आ गया है पार्ट। ठीक, अब इसने कहा कि कुछ बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि दोज न्यूक्लियाई, इन्होंने कहा कि दोज न्यूक्लियाई हैज मास नंबर, those nuclei which has mass number, those nuclei which has mass number, ठीक है, 210 और मोर, 210 और मोर एग्जीक्यूट अल्फा डी के प्रोसेस, वो अल्फा डी के प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों करते हैं, मुद्दा ये है। इन्होंने कहा कि होता क्या है कि ये मास नंबर, इतना बड़ा मास नंबर ये बता रहा है कि इसमें कई ज़्यादा प्रोटॉन और कई ज़्यादा तुम्हारे पास जो है न्यूट्रॉन है। इन्होंने कहा हाँ ठीक है। इन्होंने कहा कि लार्ज रेंज, इन्होंने कहा कि लार्ज रेंज रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, लार्ज रेंज तुम्हारे पास रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर, ठीक, डोमिनेट ओवर शॉर्ट रेंज, डोमिनेट ओवर शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट रेंज क्या होता है। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम को, ये नीचे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट रेंज क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो तुम्हारे पास आप वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पे 0 हुआ था और उसके बाद ये कब जाकर के यहाँ पे तुम्हारे पास जाकर के 0 की तरफ चला गया था। तो 0.8 FM से कुछ 0.5 FM लगभग से लेकर के 4 FM तक की रेंज है। एक तो क्या नाम है, इतना कम रेंज, ऊपर से FM 10 की पावर -15, इसका मतलब है बहुत ही छोटी दूरी पे तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ऑपरेट करता है। तो इन्होंने ये बताया कि इतना हैवी अगर तुम्हारे पास मास नंबर होगा, इन्होंने कहा कि इतना हैवी अगर तुम्हारे पास मास नंबर होगा, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उन पे लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे वो डोमिनेट कर जाएंगे शॉर्ट रेंज तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस पे। इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और क्या बताना है, इन्होंने कहा ये बताना है कि जो अल्फा पार्टिकल तुम्हारे पास है, अच्छा इन्होंने कहा एक बात और है कि बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, बाय एमिटिंग, बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, these nuclei achieve, these nuclei achieve greater stability, these nuclei achieve greater stability। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, हाइयर मास नंबर रखोगे स्टेबिलिटी कमजोर होगी, लोअर मास नंबर रखोगे स्टेबिलिटी मजबूत होगी। तो इन्होंने कहा कि अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज किया जाता है तो मास नंबर कम हो जाता है, मास नंबर कम हो जाता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। इन्होंने कहा कुछ वैल्यू वैल्यू वगैरह दो तो समझें। तो इन्होंने कहा कि देखिए एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इन्होंने कहा कि एन अल्फा पार्टिकल हैज़ अ हाई बाइंडिंग एनर्जी, हैज़ अ हाई बाइंडिंग एनर्जी दैट इज 28 तुम्हारे पास मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नज़दीक तुम्हारे पास रहती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला देखें, ठीक है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला देखें, जेड तुम्हारे पास MP, एन तुम्हारे पास MN, माइनस तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास M, ठीक, और ये तुम्हारे पास C² अपॉन तुम्हारे पास A। ठीक है, अगर तुम्हारा अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है, इन्होंने कहा कि अल्फा तुम्हारे पास डीके हो रहा है मतलब ए तुम्हारे पास घटेगा, ए तुम्हारे पास घटेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हारे पास बढ़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बढ़ना मतलब कि तुम्हारे पास डिफिकल्टी बढ़ना। ठीक है, डिफिकल्टी बढ़ना, जैसे हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी क्या समझा था कि जब न्यूक्लियंस आकर के कंबाइन करते हैं ना सर,
तो तुम्हारे पास होता क्या है कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है। हाँ ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ही एग्जैक्टली बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, तो इसने कहा कि तुम्हारे पास जब तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करते हैं ना तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब इसने कहा कि ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को दूसरे पहलू से देखा था तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कि तुम्हारे पास न्यूक्लियस के टुकड़े करके उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बहुत दूर बैठा देगी ताकि वो लोग आपस में बिल्कुल भी बातचीत ना कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर अल्फा डीके होगा तो शर्तिया मास नंबर घटेगा ही घटेगा, शर्तिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन द्वारा बढ़ेगी, और ये इंडिकेट करती है तुम्हारे पास क्या, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी को। स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी का मतलब है आई नीड टू वर्क हार्ड टू ब्रेक यू। ठीक है, तुम्हें तोड़ने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा अगर जैसे आपसे असर्शन दिया में पूछे कि क्या एक अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है तो क्या न्यूक्लियाई ग्रेटर स्टेबिलिटी अचीव करती है, तुम कहोगे हाँ, ये हो गया मान लो असर्शन। अब वो ये बोलेगा कि दिस मेनली अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द मास नंबर एंड द इंक्रीमेंट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टेबिलिटी। तुम कहोगे हाँ, रीजन भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा सवाल बन सकता है कि एक अल्फा पार्टिकल जब तुम्हारे पास एमिट होता है तो जो पेरेंट न्यूक्लियस से जब डॉटर पे जाते हैं अपन लोग तो मास नंबर घटता है, मास नंबर घटता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को बढ़ने का मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी इसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी इसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बड़ा हार्ड है, बड़ा रिजिड है, बड़ा स्टेबल है, तो इसको हमें तोड़ने के लिए दिक्कत है। और अगर हम तुम्हारे पास हायर मास नंबर की तरफ जाएंगे तो उनमें तो पहले से फूट पड़ी हुई है, उनमें तो पहले से तुम्हारे पास रिपल्सिव फोर्सेज हैं, उनमें तो पहले से न्यूक्लियर फोर्सेज हार माने बैठे हैं, तो उनको फिर क्या नाम है तोड़ने में कितनी दिक्कत है। ठीक है, तो वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी वापस कम होगी। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा हाई मास नंबर मतलब कम बाइंडिंग एनर्जी, और लो ए मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। सभी लोग को बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात मैंने अभी आपको समझाई है अल्फा डीके के बारे में। ये अल्फा डीके हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, तो अल्फा डीके में आपको इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है, अल्फा डीके में इम्पोर्टेंट है ये वाली पर्टिकुलर तुम्हारे पास जनरल रिएक्शन, ये आपको याद नहीं करनी है, 2-4 सवाल करोगे तुम्हें अपना पता लग जाएगा। मास नंबर 4 से ज़्यादा है और एटॉमिक नंबर 2 से ज़्यादा, काम खत्म, और क्या बताना है सुंदर। ठीक है, बाकी तुम्हारे पास ये जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाला ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बीटा डीके। जरा इसको समझना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, तुमको इसको समझ के अच्छा भी लगेगा, तो बड़ी बढ़िया चीज़ समझी है। अब बीटा डीके क्या है? इन्होंने कहा कि द प्रोसेस ऑफ spontaneous emission of an electron, spontaneous emission of an electron, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तुम्हारे पास, ठीक, फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके। ठीक है, सीधी बात मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कहानी नहीं समझा रहे, सबको मतलब नहीं है। ठीक है, तो बीटा डीके एग्जैक्टली क्या है? बीटा डीके ने कहा कि ऐसा है कि द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन तो पता है सर, ये पॉजिट्रॉन कहाँ से आ गया, ये कौन नया आ गया शख्स, जरूर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम 2 चीज़ें आपको सिखाएंगे, एक सिखाएंगे आपको बीटा माइनस डीके, एक आपको सिखाएंगे बीटा प्लस डीके। तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हमको समझाने में आसान लगे। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले बात होगी तुम्हारे पास किसकी? सबसे पहले बात होगी तुम्हारे पास बीटा, तुम्हारे पास माइनस डीके की, बीटा माइनस तुम्हारे पास डीके। ठीक है, बीटा माइनस डीके मतलब बीटा तुम्हारे पास माइनस। ठीक, और एक बात होगी तुम्हारे पास किसकी? एक बात होगी तुम्हारे पास बीटा तुम्हारे पास प्लस डीके की, बीटा प्लस तुम्हारे पास डीके। ठीक है, बीटा प्लस डीके मतलब तुम्हारे पास ये वाला। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया? अब अल्फा पार्टिकल की बात खत्म हो गई, अल्फा पार्टिकल के नियम यहाँ नहीं लग रहे हैं, बात समझिएगा। अल्फा डीके अपन पढ़ा चुके हैं। अल्फा डीके में क्या हो रहा था कि जब पेरेंट न्यूक्लियस खुद को डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट करता था तो मास नंबर तुम्हारे पास घट जाता था। ठीक है, मास नंबर घट जाने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती थी, जिससे स्टेबिलिटी तुम्हारे पास न्यूक्लियस की बढ़ जाती थी, ये होता था। ठीक है, ये बात बीटा डीके के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बात अल्फा डीके के लिए बता चुका और वो बात व्यक्ति खत्म हो चुका है। अब बात बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके की हो रही है। ठीक है,
अच्छा, पहले रीजॉइन कर लो सभी लोग जरा, फिर आगे स्टार्ट करें।